जब मैंने वीडियो बनाया कि ब्राज़ील में 1 साल में नेशनलिटी और 1 साल में पासपोर्ट मिलता है, तो लोगों ने कहा ये तो अच्छा है, चलो ठीक है, ब्राज़ील का पासपोर्ट भी मजबूत है, पर वो 1 साल हम रहें कैसे? जैसा हमने देखा इंटरनेट पे कि ब्राज़ील बड़ा ख़तरनाक है और आप 1 साल कैसे रह लिए ब्राज़ील में? तो इस वीडियो में आप देखें कि मैं ब्राज़ील में कैसे रहा हूँ। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त। मेरा नाम है प्रियांशु झा। मैं कोई फ्लोरिपा में नहीं हूँ, मैं अलग शहर। मैंने लोग कहते थे ना कि एक ही शहर है जो सुरक्षित है, बाकी शहर खतरनाक हैं, ये हैं। मैं वहाँ से दूर हूँ और एक साधारण से शहर में, कोई टूरिस्ट सिटी नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं टूरिस्ट सिटी तो चलो सेफ़ होती है, हर सिटी सेफ़ नहीं होती। ये कोई टूरिस्ट सिटी नहीं है, एक साधारण सा शहर है और साधारण के से शहर की गली में मैं दिन दहाड़े घूम रहा हूँ। मेरे हाथों में अंगूठियाँ हैं, घड़ी है, आप देख रहे हैं मेरे पास दो फ़ोन हैं। जिस फ़ोन से मैं वीडियो बना रहा हूँ वो 16 प्रो मैक्स है, दूसरा फ़ोन मेरे जेब में रखा हुआ है और बिल्कुल बिना किसी मुसीबत के मैं घूम रहा हूँ। और आप देख रहे हैं कि मैं दूसरी भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मतलब जो सुनने वाला है वो 1 मिनट में समझ सकता है कि मैं विदेशी हूँ। उसके बावजूद आप देख सकते हैं साधारण सा रोड है, साधारण सी जगह है और ये ब्राज़ील की लाइफ है। लोग कहते हैं ना कि आपके हाथ से फ़ोन छीन के ले जाएंगे या आपका चोरी हो जाएगी, ऐसी कोई बात मेरे साथ नहीं हुई इस 1 साल में। इस 1 साल में मैंने जो कुछ भी देखा है ब्राज़ील को, वो बड़ा फ्रेंडली लोग हैं। इतने फ्रेंडली लोग मुझे पूरे यूरोप में कहीं नहीं मिले। इतने अच्छे लोग हैं जो आपसे जब भी कहीं मिलते हैं मुस्कुरा के बातें करते हैं, आपको विश करते हैं, भले वो आपको जानता हो या नहीं जानता हो। लेकिन ब्राज़ील का कल्चर है एक दूसरे को विश करने का, मुस्कुराने का, है ना। और जो सबसे बड़ी बात थी, रही बात जो सेफ्टी की, वो समस्या मुझे देखने को नहीं मिली। लोग जी रहे हैं, काम कर रहे हैं, सड़क में अपना बिजनेस कर रहे हैं और मुझे नहीं लगा या मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली। और मैं एक शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ फ्लोरियानापोलिस की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। लोगों ने सोचा कि फ्लोरियानापोलिस में रहता हूँ, नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। सभी शहर, जितने भी शहर, मैं जिस शहर में यहाँ पे हूँ, रह रहा हूँ, ये शहर भी साफ़ है, सुरक्षित है और कोई टूरिस्ट सिटी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम टूरिज़्म वाले हैं इसलिए पुलिस बहुत ज़्यादा होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग अपना काम कर रहे हैं, लोग बिज़नेस कर रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, बच्चे हैं, परिवार हैं, सब कुछ है, दुकान है, मार्केट है। तो एक साधारण अच्छा जीवन है। हाँ, बेलारूस जब आप देखते हैं तो यूरोपियन टच है वहाँ पे, क्योंकि वो यूरोप में ही है। वैसे ही ब्राज़ील जो है, आपको मिक्स कल्चर मिलेगा देखने को, मतलब सभी प्रकार के लोग। और दूसरी बात है कि आप किसी भी त्वचा के कलर के हों, आप ब्राज़ील में मिक्स हो जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर अपनी भाषा ना बोलूँ और सिंपल में चलूँ तो मेरी स्किन कलर से लोग ये नहीं कह सकते कि मैं विदेशी हूँ। मेरे कलर के मतलब ब्राउन लोग भी यहाँ पे हैं, सफ़ेद मतलब गोरे लोग भी यहाँ पे हैं, काले भी हैं, सभी प्रकार की त्वचा के लोग यहाँ पे ब्राज़ील के नागरिक हैं। क्योंकि जब ब्राज़ील बसा था तो पूरी दुनिया से यूरोपियन भी आए थे, जर्मन भी आए थे, इटालियन भी आए थे और स्पेनिश भी आए थे रहने को, पुर्तगीज़ तो खैर आए ही थे और अफ्रीकन लोग भी आए थे। तो सभी लोगों ने आकर के ब्राज़ील में बसाहट की है और उसके कारण में ब्राज़ील में आप किसी भी त्वचा के रंग के हों, उसके बावजूद आप यहाँ पे मिक्स हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी पॉजिटिव बात है जो आपको ब्राज़ील में आने के बाद देखने को मिलेगी। जैसे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत सी नदी है और मैं इस नदी के किनारे वीडियो बना रहा हूँ। और ये देखिए, ये ग्लास ब्रिज है, आप देख सकते हो, ये ग्लास ब्रिज है, ये पूरा ग्लास ब्रिज है और ये बड़ी खूबसूरत सी नदी है ना। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताऊं कि जो हमारे मन में एक भ्रांति बढ़ी हुई है कि ब्राज़ील में क्राइम है या काम नहीं है या लोग बाहर नहीं निकल सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कभी भी बाहर निकल सकते हैं, कभी भी आप ब्राज़ील में अपना जीवन शुरू कर सकते हैं, ऐसी कोई तकलीफ़ की बात नहीं है। और लोग पूछते हैं कि हम वहाँ पहुँच के काम क्या करेंगे। देखिए, एक चीज़ ज़रूर याद रखिए कि जब भी आप ब्राज़ील पहुँचेंगे
तो ब्राज़ील पहुंचने पे आपको भाषा की ज़रूरत ज़रूर पड़ने वाली है, क्योंकि ब्राज़ील में पुर्तगीज़ ही बोली जाती है और इंग्लिश बहुत कम बोली जाती है, न के बराबर, है ना। तो आपको यहाँ की भाषा आना है अगर आप यहाँ पे कोई नौकरी करते हैं तो। लेकिन कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप काम कर सकते हैं, जैसे कि मैंने देखा एक कोई पाकिस्तानी भाई हैं जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, वो, क्योंकि आपको पता होगा कि ब्राज़ील जो है वो पूरी दुनिया में मीट का और चिकन का और नगेट्स का, इन सब चीज़ों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है पूरी दुनिया का, है ना। आपको पता होगा दुबई में भी और सभी जगहों में ब्राज़ील के ही सब जो मांस वगैरह मिलते हैं। तो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर होने के कारण में यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पे प्रोसेस होता है। तो वो जो भाई हैं वो चिकन की किसी फैक्ट्री में काम करते थे, क्योंकि वो हलाल फूड एक्सपोर्ट करती थी, उनका वहाँ पे काम था। तो ऐसी जगह में अगर किसी फैक्ट्री में आपको कोई काम मिल जाता है तो हालांकि तनख्वाह कोई बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन आप सर्वाइव कर सकते हैं और वहाँ पे आपको भाषा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा आप डिलीवरी का काम कर सकते हैं। यहाँ पे एक जो ऐप है जिसे आई फूड कहा जाता है, उबर भी है, उबर फूड भी है, लेकिन आई फूड सब जगह पे है, उबर फूड सभी जगहों पे नहीं है। तो अगर आप ऐसी किसी जगह पे जॉब करते हैं, जैसे आपने एक साइकिल ले ली, कोई ज़रूरी नहीं आप कार से ही डिलीवरी करें, आप साइकिल से कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रिक साइकिल ले सकते हैं। मान लीजिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप एक साइकिल लेकर के उससे डिलीवरी शुरू कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक साइकिल ले ली, चार्ज कर लिया, दिन भर जो आसपास के जो ऑर्डर्स हैं आपने लिए वो डिलीवरी किया आपने, उससे पैसे कमा सकते हैं। तो कुछ ऐसे काम हो सकते हैं उन लोगों के लिए जो बड़ा काम नहीं। कई लोग मुझसे पूछते हैं, अब आप पूछेंगे कि मैं उन लोगों की बात क्यों कर रहा हूँ। नहीं, सब प्रकार के सवाल आते हैं, मैं हमेशा हर कोई आदमी ये ना आए कि मेरी तरह आएगा वो $1,00,000 खर्च कर सकेगा, ऐसा नहीं सोचता हूँ मैं। हर आदमी अपने बजट के हिसाब से आता है और हर एक का सम्मान है मेरे पास, तो वो ऐसा भी काम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप IT में हैं तो IT में तो खैर आपको पता है कि वहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है और वहाँ पे सभी बातें जो हैं वो मतलब एक्सेप्टेबल है, वहाँ किसी भी भाषा के लोग काम करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे बिज़नेस शुरू करना है तो अगर आपको PR हो गया, याद रखिए अगर आपने PR नहीं लिया और बिज़नेस के बेस पे अगर आप माइग्रेट करना चाहते हैं तो वो एक्सपेंसिव है, क्योंकि खाली बिज़नेस के बेस पे आप खोलेंगे और उसके बेस पे बेलारूस की तरह नहीं छोटा बिज़नेस आपने खोल लिया और आपको कागज़ मिल गया। यहाँ उन्होंने एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रखा है कि इतना कम से कम आपको इन्वेस्ट करना है। तो बिज़नेस के बेस पे महंगा है, लेकिन फिर भी आप कर सकते हैं अगर आपके पास में सॉलिड कोई बिज़नेस आइडिया है, या प्रॉपर्टी के बेस पे भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें फिर 1 साल में नहीं पासपोर्ट मिलता, उसमें फिर समय ज़्यादा है ना। तो वो भी आप समझ के रखें कि आप किस बेस पे आप यहाँ पे PR ले रहे हैं, है ना। तो वो भी आप समझ के रखें। लेकिन अगर आप यहाँ आते हैं और आपको PR मिल गया तो आप बिज़नेस अगर शुरू करें, मतलब PR के बाद, बिज़नेस के बेस पे PR ना लेके PR आपने लिया अपने तरीके से और उसके बाद आपने बिज़नेस शुरू किया चाहे, तो उस केस में आप बहुत सस्ते में बिज़नेस शुरू कर सकते हैं लोकल ब्राज़ीलियन की तरह। मतलब फिर आप $8-10 हज़ार में भी छोटी मोटी दुकान शुरू कर सकते हैं जो आपका खर्चा चला सके। यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, मैंने उनका वीडियो देखा, मैं कभी मिला नहीं हूँ, वो अपनी दुकान भी चलाते हैं फूड की, और वो कहते हैं ना किराने की दुकान और ये सभी चीज़ें, या सब्जियों की दुकान भी चलाते हैं। ये सब सस्ते में होता है। तो भाइयों, इम्पॉर्टेंट यही है कि आप किस चीज़ का काम करना चाहते हैं, कितना बजट है, उसके लिए आप आएँ। जैसे कि ब्राज़ील में अगर आप कई ऐसे शहर हैं जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, उन टूरिस्ट डेस्टिनेशन में अगर आप एक मकान ले लेते हैं, याद रखिएगा मकान लेने में बहुत ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वो भी बताऊंगा मैं आपको डिटेल में। अगर आप किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन में कोई मकान ले लेते हैं, कोई प्रॉपर्टी ले लेते हैं, तो उसको अगर आप किराए पे देते हैं Airbnb पे, तो रिटर्न बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे इतना ज़्यादा है ना। तो वो एक प्लस बात है जो आप लोगों को अच्छी लग सकती है, जो आप लोगों के काम आ सकती है ना। तो आप किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन में प्रॉपर्टी लें, वो भी एक अच्छी चीज़ है जो आप लोगों के काम आ सकती है, जिनके पास में इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी है। जिन लोगों को समुद्र पसंद है, जिन लोगों को हॉट वेदर पर, हॉट मतलब आप गोवा जैसा वेदर जिसको पसंद है, उनके लिए बहुत अच्छा है ये, है ना। और इसी कारण से यूरोपियन और अमेरिकन और कैनेडियन यहाँ पे छुट्टी मनाने आते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है यहाँ पे छुट्टी मनाने का। जब आप ब्राज़ील में कोई प्रॉपर्टी खरीदें इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एज ए विदेशी, और उसके बेस पे अगर आप कोई डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं, तो बहुत ध्यान रखिएगा कि ब्राज़ील में बेलारूस की तरह नहीं है कि हर डॉक्यूमेंट जो है वो ऑफिशियल है
और ऑफिशियल प्रॉपर्टी ही मिलेगी और लैंड डिपार्टमेंट में ही सौदा होगा, ऐसा नहीं है। ब्राज़ील में भी भारत की तरह जुगाड़ होता है और ब्राज़ील में बहुत सारी, मतलब आधी प्रॉपर्टी आप ये समझ लो, वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका सौदा चिट्ठी ही बनती है, मतलब वो लैंड डिपार्टमेंट में कन्वर्ट नहीं होती है। कच्ची प्रॉपर्टी जैसे नोटरी में होता है ना, वैसे बाय सेल का एग्रीमेंट होकर, और ऐसे प्रॉपर्टीज़, मकान, अपार्टमेंट भी मिलेंगे आपको ऐसे जिनके पक्के कागज़ नहीं हैं, और ऐसा सालों से चला आ रहा है। लोग खरीद भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं, लेकिन उन पे ना लोन होता है और न ही उसको एज ए इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए ढूंढ रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी ढूंढिए, क्योंकि कई बार आप ऑनलाइन ढूंढते हैं तो आपको दिखेगा कि अरे बहुत सस्ती प्रॉपर्टी मिल रही है और उसे हम ले लें। नहीं, वो मत लीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसी कोई प्रॉपर्टी लेंगे उस केस में आपका रेसिडेंसी नहीं होगी। आपको वही प्रॉपर्टी लेनी है रेसिडेंसी के लिए जो कि लेकिन वो महंगी होगी, जो कि उस पर क्वालिफाई करती हो, जिस पे लोन भी होता हो। आपको लोन नहीं मिल रहा है, जिस पे लोन भी होता हो लेकिन मतलब लीगल हो। तो आप याद रखिए, आप किसी लीगल एक्सपर्ट के साथ में ही कीजिएगा, क्योंकि ब्राज़ील में बहुत सारी प्रॉपर्टी आपको ऐसे मिल जाएंगी जिन पे डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, मतलब सिर्फ सौदा चिट्ठी पे काम हो जा रहा है ना, नोटरी वाली जो अपने यहाँ पे होती है ना, कच्ची प्रॉपर्टी, और वो बहुत सस्ती मिलेंगी, पूरी डेवलप्ड हैं, लोग रह भी रहे हैं वहाँ पे, टैक्स भी, बिजली भी आ रहा है, टैक्स भी आ रहा है, सब हो रहा है, लेकिन है ना, पानी का कनेक्शन भी है, सरकार दे रही, जैसे अपने यहाँ होता है ना, लेकिन वो कच्चे की प्रॉपर्टी होगी। और लेकिन है ना, और ऐसे लोग इन्वेस्ट भी करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कई लोग जिनको कम पैसों में कोई प्रॉपर्टी चाहिए होती है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए होता है, लोग ऐसी प्रॉपर्टी खरीदते भी हैं, मैं उनको मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन समझ के कीजिएगा, वो आपके रेसिडेंसी के लिए क्वालिफाई नहीं होती। अगर आप ब्राज़ील के लोकल हो जाएं, है ना, कुछ समय के बाद तो आप ऐसे खेल में घुसिएगा। एज ए फॉरेनर तो मत ही घुसें, मैं कहूँगा, लेकिन लोकल लोग खेलते हैं ये सब खेल और वो कमाते भी हैं। तो ब्राज़ील की किसी ऐसी जगह पे आप किसी समुद्र तट के किनारे की जगह पे अगर आप लेते हैं तो 3 से 4 महीने, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, भाई मतलब जिस प्रॉपर्टी का किराया आपको $500 होगा, मतलब $500 महीने में जो अपार्टमेंट जा रहा था उसका किराया $6000 हो जाता है महीने का, है ना। 500-800 मान लो, 500-800 की जो प्रॉपर्टी थी वो $6000 पर मंथ के किराए पे पहुंच जाती है ना, इतना ज़्यादा। सबसे ज़्यादा अर्जेंटीना के लोग आते हैं, साउथ ब्राज़ील के जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ पे, जो सुरक्षित शहर है, क्योंकि सुरक्षित शहरों को अर्जेंटीना में भी क्राइम की तकलीफ़ है, ज़्यादा है ब्राज़ील से मेरे विचार से, है ना। पता नहीं, मैं ज़्यादा अर्जेंटीना को एक्सप्लोर नहीं किया हुआ हूँ तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मेरे नज़रिए के हिसाब से अर्जेंटीना में क्राइम ज़्यादा है ब्राज़ील की तुलना में। तो अर्जेंटीनियन छुट्टी मनाने आते हैं, जो रिच अर्जेंटीनियंस हैं वो ब्राज़ील में छुट्टी मनाते हैं। और ब्राज़ील का जो समुद्र है वो हॉट होता है, अर्जेंटीना का समुद्र ठंडा होता है नहाने के लिए, तो इसीलिए ये सभी लोग ऐसा करते हैं। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ब्राज़ील में समुद्र तट के कुछ शहर हैं, उन शहरों में कई शहर तो एक्सट्रीमली महंगे भी हैं, एक्सट्रीमली मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर के अपार्टमेंट होते हैं, ऐसे शहर भी हैं। तो उन सभी जगहों पे अगर आपने कोई अपार्टमेंट ले लिया तो बहुत महंगा भी नहीं आएगा, $1.5 लाख $2 लाख में भी आपको बढ़िया अपार्टमेंट मिल सकता है। और वो आपको अगर आप ठीक से मैनेज करें तो 2% पर मंथ का भी रिटर्न दे सकता है, अगर आप खुद मैनेज करें। किसी मैनेजर को दें तो 1% तो आप ले ही सकते हैं टोटल मिला करके। ये एक बात है जो आपके काम की होगी। तो अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें आप और क्या जानना चाहते हैं मुझसे ब्राज़ील के बारे में। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, दस विदानिया, चाओ चाओ ब्राज़ील।